कोरिलेशन और कोवेरियंस, ये लिंक हमने यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया था, मैंने खोल दिया है। अगर किसी को कोरिलेशन और कोवेरियंस के बारे में ना मालूम हो तो एटलीस्ट इस वाले आर्टिकल को पढ़ के जो है वो चीजें समझ सकता है कि भाई क्या चीज होती है कोरिलेशन और कोवेरियंस। ठीक है, तो बेसिकली कोरिलेशन और कोवेरियंस जो है वो डाटा के अंदर दो या मल्टीपल कॉलम्स के दरमियान जो है वो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप ढूंढती है कोरिलेशन के। इन दोनों में जो है वो कितनी डिपेंडेंसी है दो कॉलम्स के अंदर, और कोवेरियंस में वो दिखता है कि इन दोनों कॉलम्स के अंदर कितना रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, न्यूट्रल रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या होता है कि इन केस ऑफ एक कॉलम की वैल्यू को जो है इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास साथ साथ जो है वो दूसरे कॉलम की वैल्यूज जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। और नेगेटिव रिलेशनशिप जो है, वेरिएंस जो है वो ये है कि अब एक कॉलम को हम बढ़ा रहे हैं दूसरा कम हो रहा है, या एक कॉलम को वैल्यूज को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे कॉलम की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। न्यूट्रल केस में दोनों जो है वो रिलेट नहीं करते तो कोई इफेक्ट नहीं डालते कम ज्यादा करने से। ठीक है, तो ये आर्टिकल पढ़ने के बाद जो है आपको अंदाजा हो जाएगा हाउ टू कैलकुलेट कोवेरियंस मैट्रिक्स टू समराइज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। हम चूंकि डाटा फ्रेम पढ़ रहे हैं तो हम वेरिएबल्स को हम कॉलम्स कह सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की होती है, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, ठीक है, स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है। ठीक, हम सिर्फ कोरिलेशन को ही और कोवेरियंस को ही जो है वो पढ़ेंगे, पर्टिकुलर उस पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्यूटोरियल ओवरव्यू में लिखा हुआ है व्हाट इज स्कोप, कोरिलेशन, डाटा सेट, टेस्ट डाटा सेट, कोवेरियंस, पियर्सन और स्पीयरमैन। तो कोरिलेशन क्या है? वेरिएबल्स विद इन अ डाटा सेट कैन बी रिलेटेड फॉर लॉट्स ऑफ रीजंस। जो कॉलम्स हैं वो उनके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, वन वेरिएबल कुड कॉज और डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। लाइक हमने एग्जांपल की थी कि हम टोटल कर रहे हैं, एक एक कॉलम के अंदर टोटल है, एक कॉलम के अंदर वैल्यूज हैं, तो ज़ाहिर टोटल जो कॉलम की वैल्यूज हैं वो कम ज्यादा होंगी तो टोटल कॉलम पे जो है वो इफेक्ट पड़ेगा। सिंपल सा रिलेशन। वन वेरिएबल कुड बी लाइटली एसोसिएटेड विद द अनदर वेरिएबल। एक तो हाईली डिपेंडेंट होता है और एक लाइटली एसोसिएट होता है। ठीक है, टू वेरिएबल्स कुड डिपेंड ऑन द थर्ड अननोन वेरिएबल्स, की कोई दो वेरिएबल हैं जो किसी तीसरे वेरिएबल के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। In it can be useful in data analysis and modeling to better understand the relationship between variables. Variables के दरमियान रिलेशनशिप को समझना जो है वो डाटा एनालिसिस में जरूरी भी होता है और फायदेमंद भी होता है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज रेफर्ड टू एज द कोरिलेशन। कोरिलेशन की हम ये छोटी सी डेफिनेशन ले लेते हैं कि स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन मैंने कहा जिस तरह पॉजिटिव भी होता है, मीनिंग बोथ वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, और नेगेटिव मीन दैट वन वेरिएबल वैल्यू इंक्रीज द अदर वेरिएबल वैल्यू डिक्रीज। कोरिलेशन कैन बी आल्सो बी न्यूट्रल, मीनिंग दैट द वेरिएबल्स आर अनरिलेटेड। तो पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव कोरिलेशंस जो हैं वो हमारे पास निकल के आते हैं। अच्छा, पता कैसे चलता है? इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम 1 फिर 0। अगर 0.5 से ज्यादा है कोरिलेशन तो हम कहते हैं कि भाई ये अच्छे रिलेट करते हैं। उससे कम वैल्यू आ रही है तो फिर हम कहते हैं कि भाई ये बहुत लाइटली और इस तरह की वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, हम देखेंगे। अच्छा जी, फिर इन्होंने यहाँ पर जो है कैलकुलेट भी किया हुआ, पूरी एग्जाम्पल भी है, तो आई गेस कि आप लोग इसको जो है वो करें। इसी तरह कोवेरियंस क्या है? वेरिएबल्स कैन बी रिलेटेड बाय लीनियर रिलेशनशिप। This relationship is consistently additive across the two data samples.
कंसिस्टेंटली एडिटिव, मतलब जैसे जैसे वैल्यूज और आती रहेंगी ये रिलेशनशिप जो है वो आपको नजर आता रहेगा। दिस रिलेशनशिप कैन बी समराइज बिटवीन टू वेरिएबल्स कॉल्ड कोवेरिएंस। इट्स कैलकुलेटेड एज द एवरेज प्रोडक्ट, तो ये फार्मूला बताया हुआ है, एवरेज प्रोडक्ट बिटवीन द वैल्यूज फ्रॉम ईच सैंपल वेयर वैल्यूज हैव बीन सेंटर्ड एंड देयर मीन सब्ट्रैक्टेड। सिंपल, हमने फार्मूला तो यूज नहीं करना, हम फंक्शंस यूज करेंगे। तो कोवेरिएंस यूज करते हुए हम कोवेरिएंस का फंक्शन इस्तेमाल करके दोनों डाटा सेट के दोनों कॉलम्स जो है वो दे सकते हैं। नमपाई का फंक्शन इस्तेमाल किया, हम पांडास का इस्तेमाल करके भी देख लेंगे, तो हमें जो है वो कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो है वो निकल आएगा। फिर पियर्सन कोरिलेशन और स्पीयरमैन्स कोरिलेशन जो है उसको जो है डिफाइन किया हुआ है। तो इसको थोड़ा थॉरली गो थ्रू करिएगा और इसके कोड को जो है वो आप एग्जीक्यूट भी करिएगा। हम अभी बुक वाली एग्जाम्पल को जो है ना वो ले लेते हैं कि इसके लिए जो है वो आपको, जब आप अपने पास इंपोर्ट पांडास डाटा रीडर एज वेब करेंगे तो आपके पास जो है ना एरर आ जाएगा कि भाई नो मॉड्यूल नेम पांडास डाटा रीडर। ठीक है, अब हमने क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पर इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यही इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं, क्या लिखता हूँ भाई मैं, पिप इंस्टॉल पांडास अंडरस्कोर डाटा रीडर। ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। तो अब ये एरर हमारे पास खत्म हो जाएगा। डाटा रीडर को हमने एज अ वेब नामी एलियस के थ्रू जो है वो कर लिया है। अच्छा, अब हम कर क्या रहे हैं, ये हमने यहाँ पर जिस तरह आप लोगों ने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा हुआ है कि लिस्ट के अंदर हम कैसे फॉर लूप करके डाटा लिस्ट में ही जनरेट कर लेते हैं, उसी तरह एक चीज ये इस्तेमाल हुई है दैट इज नॉन एज डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। शायद ये टॉपिक ना पढ़ा हो कभी आपने, आज इसको भी सीख लेते हैं। भाई हमने यहाँ डिक्शनरी बनाई है ऑल डाटा के नाम से, और ये कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। हो क्या रहा है जी, हमने फॉर लूप लगाया और यहाँ एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है जिसमें हमने एप्पल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, अच्छा ये हमने लिस्ट प्रोवाइड कर दी कि हमने इनका डाटा चाहिए किस चीज का। अब ये पहली बारी में एप्पल जो है वो असाइन होगा टिकर को, और हमने वेब को यानी डाटा रीडर को बोला डाटा रीडर डॉट गेट डाटा याहू, और ले आओ किसका डाटा, टिकर में आ गया एप्पल। वो डाटा यहाँ पर आएगा और यहाँ पे भी टिकर की वैल्यू आ जाएगी। एक डिक्शनरी की की बन जाएगी एप्पल, और उसके अगेंस्ट जो डाटा आएगा वो सारा डाटा जो है वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। ये फर्स्ट एलिमेंट होगा डिक्शनरी का। फिर उसके बाद फॉर लूप दोबारा चलेगा, नया टिकर आएगा यहाँ पर भी, और वेब से अब जो डाटा आएगा वो IBM का डाटा आएगा, और एक नई डिक्शनरी की और वैल्यू जो है वो डिक्शनरी में ऐड हो जाएंगी। इस तरह सो ऑन MSFT और GOG, ये चारों डाटा सेट्स जो हैं वो इनसे रिलेटेड जो भी डाटा होगा वो इस डिक्शनरी में एज अ की वैल्यू पेयर जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये नाम हमने कहाँ से दिए सवाल का, हमें मालूम, हमने उस डाटा सेट को गो थ्रू किया होगा तो हमें नजर आ रहा है इस कंपनी के ये नाम के साथ डाटा जो है वो मौजूद है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, चंद सेकंड्स लेगा ये एग्जीक्यूशन में क्योंकि डाटा फैच कर रहा है। ये डाटा फैच हो गया। डाटा जब हमारे पास कंप्लीटली आ गया है तो अब मैं इसको अगर व्यू करूँ ये किस फॉर्म में डाटा आ रहा है। ठीक है, तो ऑल डाटा, मैं इसको एग्जीक्यूट करके चेक करता हूँ। मेरे पास देखें ये डिक्शनरी आ रही, एंड डिक्शनरी के अंदर दिस इज अ की
और कॉलन के बाद उसकी वैल्यूज। वैल्यूज में क्या है, डेट, हाई लो ओपन क्लोज वॉल्यूम और एडजस्टमेंट क्लोज, ये कॉलम्स हैं। ठीक है, जो हमें डेटा में आए। उसके बाद दूसरी की वैल्यूज IBM, उसके अंदर भी सेम हाई लो ओपन क्लोज वॉल्यूम, वही डाटा सेट उठा के लिया है। फिर MSFT, ठीक है, उसके बाद गूगल। ठीक है, तो हमारे पास ये 1259 रॉज एंड 6 कॉलम्स में जो है वो डाटा मौजूद है। अच्छा, अब ये डाटा हमारे पास डिक्शनरी की फॉर्म में आ रहा है और हमें मालूम है कि हम डिक्शनरी को जो है वो किस तरह से डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, एक तो ये है कि मैं क्या करूं, पूरा ही डाटा उठाऊं और डाटा फ्रेम बनाने की कोशिश करूं। ठीक है, कंप्लीट डाटा। ठीक है, एक तरीका जो अभी हमने यहाँ किया हुआ है, मैं पहले एक ये कोशिश करके देखता हूँ कि भाई डाटा फ्रेम में पूरा डाटा डाल के देखते हैं। PD डॉट डाटा फ्रेम, यहाँ हमने पास कर दिया all underscore data और now we see our data कि भाई ये किस तरह आ रहा है। तो हमारे पास ये वैल्यू एरर आ रहा है, if using all scalar values you must pass index। अच्छा, सारी स्केलर वैल्यूज जो है वो उठाने। अच्छा, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ कीज की फॉर्म में डाटा है, हम इसको क्या करते हैं, बल्कि हम एक एक उठा लेते हैं, ज्यादा सिंपल काम करते हैं। पहले यहाँ मैं कहता हूँ ऑल अंडरस्कोर डाटा, मतलब डिक्शनरी मौजूद है। डिक्शनरी में हमारे पास क्या चीज मौजूद है, AAPL। मैंने एक की जो है वो डिक्शनरी की दी है, तो हमारे पास ये एक की जो है वो खुद ब खुद उसने फ्रेम की फॉर्म में डाटा जो है वो रिटर्न कर दिए। जी जी, पूछिए। हेलो, चलिए, तो इस तरह हम एक एक डिक्शनरी की डाल के जो है वो चारों कंपनी का ये डाटा जो है हम देख सकते हैं, हाई लो ओपन क्लोज वॉल्यूम एंड एडजस्टमेंट क्लोज। ठीक है, अब हमने क्या करना, हमने सारे कॉलम्स पे काम नहीं करना। हम ये कह रहे हैं कि हमने जो है वो ये क्लोजिंग प्राइस पे काम करना है। जी मोहसिन अली, पूछिए सवाल। मोहसिन, आवाज पूरी नहीं आ रही है मुझे। नहीं आ रही मुझे आवाज। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी यही जो आपने डाटा फ्रेम बनाया है अभी जो आपके हाँ, सामने है, अगर इसी को हम एक्सेल में इंपोर्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं? अभी मोहसिन थोड़ी आगे चलेगी ना, सारी बातें एक्सेल CSV एस्टिमेट सब सब शामिल है आज के लेक्चर में। ठीक है, हम इसको इस ओके डाटा को उठा के राइट करा सकते हैं, एक्सेल की एक्सेल की शीट में राइट करा सकते हैं, वहां चला जाएगा सारा डाटा। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, तो अब हमने जो है ना क्या किया, हमने कहा अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि एडजस्टमेंट क्लोज उठाओ, यानी इस, और ये सारी कंपनीज का उठाना है। तो देखो क्या किया है, ने बोला भाई फॉर फॉर लूप चलाया। ये भी आपके पास जो है अंदर क्या बन रही है, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन हो रहा है। हमें डिक्शनरी के अंदर मालूम है दो हम फंक्शन चलाते थे, डॉट कीज डॉट वैल्यूज और डॉट आइटम्स। जब डॉट आइटम्स करते हैं तो हमारे पास की भी आती है और वैल्यूज भी आती है। तो हमने टिकर और डाटा, यानी की जो है वो टिकर में उठाई, उसके अगेंस्ट डाटा जो है वो सारा डाटा में उठाया। अब डाटा के अंदर से हमने टिकर तो हमने यहाँ भेज दिया, ठीक है, ये टिकर बनेगा।
और डाटा के अंदर तो मैंने पूरा डाटा नहीं उठाया, बल्कि सिर्फ कौन सा कॉलम उठाया, एडजस्टमेंट क्लोज वाला कॉलम उठाया। तो सिर्फ एक कॉलम की वैल्यूज जो है वो इस टिकर के अगेंस्ट, यानी पहला टिकर जो हमारे पास था एप्पल वाला, उसका एडजस्टमेंट क्लोज आ गया। फिर दोबारा ये फॉर लूप आगे बढ़ेगा, तो उसके बाद जो है वो दूसरी कंपनी हमारे पास जो है ना वो IBM थी, IBM का टिकर आएगा, डाटा पूरा आएगा, उसमें से IBM के डाटा में से एडजस्टमेंट क्लोज उठा लेंगे, तो वो दूसरी की वैल्यू बन जाएगी, एंड सो ऑन, ये आ जाएगी। तो प्राइस जो है वो हमारे पास सारी कंपनीज का प्राइसिंग देखो कैसे आ जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ उनका एडजस्टमेंट क्लॉज के कॉलम जो है वो डिक्शनरी के अंदर आ गई, ये कीज बनी है, इसके अगेंस्ट जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ प्राइस की आई हैं, और हमारे पास वो हमारे डाटा से आई है। अच्छा, ये काम हम ये पूरा डाटा उठाने से पहले भी यहाँ पर भी कर सकते थे, अगर हमें ये पूरा डाटा लोड से बचना था तो ये काम यहाँ भी हो सकता था, खैर, लेकिन एक्सेस पूरे डाटा को ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्राइस के सामने सारी कंपनीज का, जितने भी हमने टिकर कंपनीज का कंपैरिजन करना है कोरिलेशन कोवेरिएंस में, उनके प्राइस जो है हमने यहाँ पर उठा लिए। अच्छा, सेम इसी तरह हमने वॉल्यूम उठाया, ठीक है। जो हमारे पास डाटा में वॉल्यूम है, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और क्लोजिंग प्राइस क्या थी, वो उठा लिया। अब वॉल्यूम कि किस कंपनी के पास शेयर्स का वॉल्यूम क्या है, सेम वही काम किया हमने, रैंडम कीज चलाए, टिकट डाटा उठाया, साथ में हमने क्या उठाया, यहाँ पे वॉल्यूम का कॉलम उठाया, और वॉल्यूम जो है हमने यहाँ पर गेट कर लिया, ये हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है। अब हमने प्राइस के ऊपर परसेंटेज चेंज मालूम किया, ठीक है। परसेंटेज चेंज जो है वो एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन होती है, जो हम किसी भी कॉलम के ऊपर, किसी भी डाटा फ्रेम के ऊपर निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट जो है वो एक दूसरे में चेंज आ रहा है। तो उसको हमने कहा भी रिटर्न में जो है वो आप सेव कराएं। तो रिटर्न परसेंटेज चेंज के लिए भी मैं आर्टिकल यहाँ लिंक में डाल दूंगा, तो आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। ये आपके पास इसने जो है वो परसेंटेज चेंज जो है वो रिटर्न कर दिया हर एक पर। अच्छा, रिटर्न्स के ऊपर पूरा डाटा हम यहाँ व्यू कर रहे हैं, तो चलें इसको मैं शॉर्ट में हम सिर्फ थोड़ा सा डाटा यूज कर लेते हैं, लास्ट की 5 रॉस। अब हम क्या करने जा रहे हैं, रिटर्न्स के ऊपर हमने काम करना है कि रिटर्न का जो डाटा सेट हमने बनाया है परसेंटेज चेंज निकाल के, ये वाला, इसने कहा कि भाई ये माइक्रोसॉफ्ट के जो रिटर्न्स हैं उसका कोरिलेशन निकालो IBM के रिटर्न्स के साथ, यानी माइक्रोसॉफ्ट और का कोरिलेशन IBM के रिटर्न के साथ जो है कोरिलेशन निकाल के दो हमें, तो वो बताएगा ये कितना कोरिलेटेड है। ये कहता है 0.549 यानी 0.55 जो है, यानी 55% जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो ये डाटा IBM का रिटर्न्स का माइक्रोसॉफ्ट के रिटर्न का IBM के रिटर्न के साथ कितना रिलेटेड है। सेम उसी तरह से हमने कहा कोरिलेशन तो निकाल दिया, कोवेरिएंस भी निकाल के बताओ कि इनका कितना है। उसने कहा कि वेरिएंस बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर है, ठीक है। यानी इन दोनों की जो कोवेरिएंस की वैल्यूज है वो हम देख रहे हैं कि पॉइंट बहुत ही ज्यादा जो है वो मिनिमम, ठीक है। अब सिंपली आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए कि भाई कोरिलेशन क्या चीज होती है, कोवेरिएंस क्या चीज होती है, कहाँ कोरिलेशन निकालना है, कहाँ कोवेरिएंस निकालना है। निकालना बड़ा आसान है, उसके लिए आपको कोई जो है ना वो जर्नल पे जिस तरह हम काम करते थे स्टैटिस्टिक्स में, उस तरह काम करने की जरूरत नहीं है। फंक्शंस जो है वो बने हुए हैं और वो बड़ी सी बड़े डाटा को जो है ना वो आराम से कैलकुलेट करके दे देंगे। अच्छा, फिर दूसरा काम क्या किया हुआ है कि पूरे डाटा फ्रेम का
रिलेशन कोवेरियंस मैथ जो है ना वो निकालना। ऑन द अदर हैंड रिटर्न फुल कोरिलेशन मैट्रिक्स पूरे डाटा सेट। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे रिटर्न्स का कोवेरियंस निकाला। अब ये बता रहा है कोरिलेशन निकाला है एप्पल का एप्पल के साथ कोरिलेशन, क्योंकि डाटा सेट एक ही है इसलिए 100% रिलेटेड है। वन आंसर आ रहा है ना मैक्सिमम। अब इसको हम कंपैरेटिवली देखते हैं, एप्पल का आईबीएम के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, गूगल के साथ, फिर आईबीएम का एप्पल के साथ, आईबीएम का आईबीएम के साथ 1 आएगा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये आ गया ये आ गया। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट का एप्पल के साथ आईबीएम के साथ अपने साथ खुद अपने साथ जो है वो 1 आ गया एंड सो ऑन। ये इसने कोई कॉलम्स नहीं मांगे, पूरी कोवेरियंस मैट्रिक्स जो है वो आपको निकाल के दे दी। ठीक है, यूजिंग डेटा फ्रेम्स। आप ये कह रहा है कि कोई आईबीएम का जो है ना कोर विद फंक्शन इस्तेमाल किया है यहाँ पे। ये क्या करता है, आज सिर्फ आईबीएम का रिटर्न कर दो एप्पल के साथ, आईबीएम के साथ, इसके साथ। हमने यहाँ पर भी देखा हुआ आईबीएम का एप्पल के साथ 0.469 ये रहा, आईबीएम का आईबीएम के साथ 1 होगा, आईबीएम का इसके साथ 0.54, आईबीएम का गूगल के साथ 0.515। ठीक है, तो सिंपली जो है वो हम कोरिलेशन और कोवेरियंस जो है वो यहाँ से निकाल लेते हैं। अच्छा, हमने बुक की ही एग्जाम्पल ली है और मैं आपको यहाँ से बुक खोल दूँ अगर दोबारा करना चाहें। कोरिलेशन एंड कोवेरियंस, दिस वन, यही वाली है बिल्कुल। ठीक है, समझा मैंने दिया है कोड में। ठीक है, फिर और मुख्तलिफ फंक्शन इस्तेमाल हुए, रिटर्न स्कोर विद आईबीएम, रिटर्न स्कोर विद वॉल्यूम में यही काम कर लिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अभी छोटे छोटे जो फंक्शन है, यूनिक क्या करता है, वैल्यू काउंट्स क्या करता है, मेंबरशिप क्या करता है, ये आपने खुद ही यहाँ से इम्प्लीमेंट कर लेने हैं। 1 लाइन के आंसर के आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट में कोई कॉलम है या नहीं, इज इन का फंक्शन है, वो कॉलम्स, एक कॉलम या लिस्ट ऑफ कॉलम्स जो है वो पास कर दें तो बता देगा भाई ये कॉलम्स हैं या नहीं। ठीक है, तो ये काम कर लीजिएगा। अगला हमारा जो चैप्टर है वो है डेटा स्टोरेज एंड फाइल फॉर्मेट्स, डेटा लोडिंग, स्टोरेज एंड फाइल फॉर्मेट्स। तो ठीक, अच्छा, इसके लिए जो है हम पहले बुक का एक बतावा मैं आपको विजिट करवाऊं। रीडिंग एंड राइटिंग डेटा इन टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट में जो है आप रीड राइट करा दें, जिसमें हमारे पास pandas feature a number of functions for reading tabular data as a data frame. Summarize some of them through read CSV, read table are likely the ones you will use in the most. तो ज़्यादातर हम read CSV, read Excel, read table ये इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिससे मुख्तलिफ फाइल्स जो हैं वो रीड हो सकती हैं। पिकल भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसन भी इस्तेमाल होता है, HTML है। ठीक है, और 4-5 CSV, टेबल, पिकल, HTML और जैसन, ये बार बार जो है वो आपके सामने जो है वो आते रहेंगे। ठीक है, तो इसकी मैंने नोटबुक्स डाली हुई हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि रीड कैसे होगी। सिंपली आपने pd.read CSV का फंक्शन इस्तेमाल करना है और अपने उस फाइल का रूट जो है वो पाथ जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पर मेंशन कर देना है। जी दानिश बोले। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आपने जो अभी डेटा जो किया है इसमें सीएसवी फाइल सर अपलोड किया आपने सर, इसमें जो आपने जो प्राइस चेंज हो रही है उसमें सर, इसमें हम कोई टेक्निक यूज कर सकते हैं कि हम मालूम कर सकें कि इसमें कितनी चेंज आई है। एक तो आपने अभी रिटर्न जो सर आपने बताया है, इसके अलावा सर जैसे हम टेक्निक यूज करते हैं डीप लर्निंग में डिसीजन ट्री की सर, ऐसे CNN की सर, इससे कोई टेक्निक है कि जो हम इससे लगा के तो हम मालूम कर सकें कितनी परसेंटेज में जो है वो प्राइस अप हुई है, डाउन हुई है। अप और डाउन तो ये बता रहा है, हम आगे का प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे कितना चेंज आने वाला है। जी
जी सर। हाँ वो कर सकते हैं। जब हम प्रिडिक्शन एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे ना आप, ये आगे मशीन लर्निंग में, तो फिर हम प्रिडिक्ट करेंगे डेटा सेट। ये सारा काम हम कर ही उसी ले रहे हैं भाई। ये सब जो पांडा पढ़ रहे हैं ना पढ़ रहे हैं, ये सब उसी फाइनल हमारा वही हमने जाना है कि हम डेटा को रेडी कर सकें मॉडल देने के लिए, और हम प्रिडिक्शन भी जो है ना उस पर कर सकें। सर वो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सर, मैं काम कर रहा हूँ इस पे जो है ना वो डीप लर्निंग पे सर। जबरदस्त। तो क्योंकि मैं मेरा काम है इस पे एमएस का थीसिस में कर रहा हूँ, तो इसलिए सर चीजें मुझे समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि चलो अगर पता चल जाए आपसे तो सारा हो नहीं जाएगा नहीं सर। इंशाल्लाह वो जो है ना जरूर जो है ना वो सारा काम हम करेंगे। तो वैसे अगर काम के हवाले से कुछ चीज पूछनी हो तो मुझे वैसे ही मैसेज कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह अगर मुझे आता होगा तो मैं हेल्प करूंगा उसमें। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी। अच्छा मैं इसको फास्ट चला रहा हूँ। अब हमारे पास जो है ना, हमने रीड CSV फाइल हमने रीड करी, उसने हमें रीड करके जो है ना यहाँ पे दिखा दी। उसके अलावा हम रीड टेबल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा वही CSV फाइल है, उसमें हमने सेपरेटर उसको बता दिया है कि क्या है, तो हमारे पास जो है उसको रीड टेबल से भी रीड करके हमें दिखा। अच्छा ये जो कैट किया हुआ है ना, ये लिनक्स में हम कैट से फाइल राइट करवाते हैं, तो अभी इसको छोड़ दें। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास फाइल जो है वो लिखी हुई है, हमने ये CSV फाइल बनाई, कॉमा सेपरेटेड, उसको वो रीड करके ला रहा है, ठीक है। हमने यहाँ हेडर जो है वो क्या बोल दिए, नन। तो अब इसके ऊपर जो हेडर चल रहे थे ABCD और मैसेज के, ये नहीं आएंगे, ये शामिल नहीं होंगे। और आपके पास ये जो उसके डिफॉल्ट है हेडर, वो कॉलम जो है वो आपको नजर आ रहा है। फिर रीड CSV हमने एग्जाम्पल 2.csv हमने कहा नेम्स ABCD और मैसेज, ये नेम्स ये लगा दो कॉलम्स के। तो हमने क्या किया, अभी कॉलम के नाम जो है वो लगा दिए, ठीक है। पहले हमारे पास ये थे, हमने हटा दिए थे, ठीक है। अब हमने दोबारा जो है उसको नाम दे दिए कि भाई ये वाले नाम जो है वो लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा सपोज यू वांट द मैसेज कॉलम टू बी इंडेक्स ऑफ द रिटर्न डाटा फ्रेम। अब हम फॉर एग्जाम्पल चाह रहे हैं कि जो हमारे पास कॉलम्स मौजूद हैं, इनमें से एक कॉलम को हम एज अ इंडेक्स कॉलम जो है ना वो यूज करें। जैसे इंडेक्स 0 1 2 आ रहा है ना यहाँ पे, हम जा रहे नहीं हमारा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर स्टूडेंट्स के रोल नंबर हो एक डाटा के अंदर, और वो सॉर्टेड डाटा आ रहा हो, तो क्या ही अच्छा हो कि रोल नंबर्स को ही मैं इंडेक्स बना दूं ताकि मुझे फैच करने में आसानी हो। तो बड़ा सिंपल काम है, आप उस कॉलम को इंडेक्स कॉलम कह देंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो उस कॉलम को उठाएगा और फर्स्ट कॉलम जो है बना देगा एज अ इंडेक्स। अब जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग आ रही थी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ दोबारा एक CSV फाइल जनरेट की है कॉमा सेपरेट बना के मैनुअली, और फिर हमने उसको रीड कराया, रीड CSV को, और कॉलम के नाम क्या दे दिए हमने, की1 और की2, इंडेक्स कॉलम सॉरी, ठीक है। इंडेक्स कॉलम में हमने क्या कह दिया, की1 और की2। अब ये इंडेक्स कॉलम के नाम जो है वो क्या है, की1 और की2 है, और उसके अंदर वैल्यूज हम देख रहे हैं क्या है, 1 और 2 है, और की2 जो इंडेक्स कॉलम दिया है उसकी वैल्यूज कितनी है, ABCD ABCD ABCD। तो अब हमारे पास इंडेक्स के तौर पे 2 कॉलम यूज हो रहे हैं, ठीक है। उसने यहाँ भी एक काम किया है कि 1 3 4 दफा थी, उसने एक दफा लिया, और ये 1 के अगेंस्ट की2 में जो जो वैल्यूज थी उनको यहाँ ले आया। अगर ये सॉर्टेड नहीं भी होती तब भी 1 अगर यहाँ इधर दरमियान में लगा होता तो उसको भी उठा के ये यहाँ पे एडजस्ट कर लेगा। तो ये आपके पास जो है 2 कॉलम्स की1 जो है वो आराम से आप देख सकते हैं, की1 ये हो उसकी की2 ये हो, तो वो इससे साथ मैप हुई हुई है कि A1 B1 C1 उल्टा अगर पढ़े तो, ठीक है। तो 2 कॉलम्स को हमने यहाँ पर जो है वो इंडेक्स बना दिया सिंपली। अच्छा यहाँ पर हमने इसको फाइल को ओपन करवाया, ओपन के फंक्शन से,
और उसको लिस्ट में कन्वर्ट करा, इस काम को छोड़ दें, इसकी जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल। ये वाली बात हो गई। तो रीड कराना सिंपली है, आप उसको रीड करा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो हमने एक डेटा सेट जनरेट किया है जिसके अंदर आपके पास राइट कराइए फाइल ABCD मैसेज, उसमें ये कॉमा सेपरेटेड डाटा डाल दिया, ठीक है। रीड CSV किया और अब स्किप रॉस करा दिया। तो 0, 2 और 3 ये रॉस जो है वो क्या कर दी जाए, स्किप कर दी जाए। अच्छा, अब रामा काम दास कोई है अच्छा जी, 0, 2 और 3 जो है ना वो रॉस जो है वो स्किप करा दिया था। अब हमारे पास बचे क्या क्या है, 0, 1 और 2, ये हमारे पास डाटा जो है वो आ गया यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या किया, जब हमने समथिंग ABCD मैसेज ये डाटा दोबारा राइट कराया CSV.5 फाइल में, और यहाँ पर कुछ वैल्यूज जो हमने क्या कर दिए NA, जब इसको रीड कराया दोबारा इस फाइल को CSVX5 को, तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक NA वैल्यू यहाँ नजर आ रही है, एक NN वैल्यू जो है वो यहाँ नजर आ रही है मैसेज, ठीक है। अब सिंपली क्या की NN वैल्यूज डाली है, बस ये समझ लें। PD.is null हमें याद है, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देगा। जहां जहां नल होगा वहां वहां ट्रू लिखा हुआ होगा, लाइक दिस और दिस, ठीक है। नॉट नल में वो चेक करेगा, जो जो वैल्यूज नॉट नल है वो ट्रू दे देगा, जहां नल होंगी वहां पर फॉल्स दे देगा। अब क्या किया हमने, रिजल्ट बनाया हमने CSV NA वैल्यूज, ठीक है, इज इक्वल टू द NA वैल्यूज ऑप्शन कैन टेक ईदर अ लिस्ट और सेट ऑफ स्ट्रिंग्स टू कंसीडर मिसिंग वैल्यूज। क्या उसकी जगह जो NN आ रहा है कि स्ट्रिंग डाल दें नल का, ठीक है। अब इसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, रिजल्ट समथिंग हम लिखा ABCD मैसेज NN, इसको एज अ स्ट्रिंग वैल्यू कंसीडर करेगा। अच्छा, डिफरेंट NA सेंटिनल्स कैन बी स्पेसिफाइड फॉर ईच कॉलम्स इन द डिक्शनरी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मतलब इस्तेमाल हम कम करते हैं लेकिन लॉजिकली जो है, जैसे अगर मैसेज के हम कह रहे हैं सेंटिनल बना रहे हैं, मैसेज की डिक्शनरी बनाई, who और NA उसकी वैल्यूज है, समथिंग की एक जो है ना डिक्शनरी है, यानी हमने अपने कॉलम्स का नाम दे दिया जो स्ट्रिंग वाले, उसके अंदर हमने एक वैल्यू जो है वो 2 रखी। अब हमने यहाँ पर क्या कहा, अभी PD.read CSV NA वैल्यूज उसमें सेंटिनल्स डाल दो, ये हमने डिक्शनरी प्रोवाइड की। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, समथिंग वाले कॉलम में हमारे पास 1, 2 और ये था। अब यहाँ पर क्या हो गया, अभी समथिंग वाले कॉलम्स में 2 के ऊपर क्या हो गया, अभी NN हो गया, और हमारे पास इस तरह मैसेज वाले कॉलम में foo और NA, ये हमारे पास NN और ये भी क्या हो गया NN। अच्छा, ये सिर्फ थोड़ा सा जो है क्या सिखाया जा रहा है, सिंपली जो है सही, दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्लीज, ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से किस वजह से ऐसा हुआ है। अच्छा इसको छोड़ दें, स्किप करेंगे बिल्कुल। अच्छा, कुछ फंक्शंस हैं स्किप रॉस NA वैल्यूज, अच्छा अब मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा बुक का आपको ओवरव्यू इसलिए दिया है कि हम जो काम करने जा रहे हैं नोटबुक से, वो आप अगर करना चाहेंगे तो यू विल फाइंड इट, भाई ये इस तरह हो रहा है। ये मैंने फोल्डर जो है वो गिटहब पे भी डाल दिया है, लोड कर दिया है। तो ये प्रैक्टिस रिसोर्स के नाम पे सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं डाटा लोडिंग।
ठीक है, किस किस फॉर्मेट में डाटा लोड जो है ना हम कर रहे हैं. यू विल बी यूजिंग कैगल हर डिजीज यूज डाटा सेट एग्जांपल. ओके ठीक है. मैनुअल लोडिंग. अच्छा, इंपोर्ट नंपाई, इंपोर्ट पांडास, इंपोर्ट पिकल. पिकल की जरूरत कभी कभी पड़ेगी आपको, शायद पड़ भी सकती है. फाइल नेम हमारे डाटा सेट में hurt.csv. मैं अपने रूट पे चेक करता हूँ ये फाइल है या नहीं. यहाँ मुझे फाइल नजर नहीं आ रही है, तो फिर मुझे इसको जो है वो यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा रूट पे, वरना मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा ना. तो ये मेरे पास डाटा के अंदर पड़ी होगी फाइल hurt.csv. ये डाटा का फोल्डर भी एक स्टेप फर्दर जो है वहां पर मौजूद है, यानी इस जगह मौजूद है डाटा का फोल्डर. तो मैंने उसमें से वैल्यू फाइल निकाल के अपने ये वाले प्रैक्टिस रिसोर्स वाले फोल्डर में ले आया. ठीक है, तो डाटा लोडिंग में अब ये फाइल हमारे पास मौजूद है. मैंने फाइल का नाम दे दिया यहाँ पे. अच्छा जी, फाइल रीड करने के लिए सबसे बेहतर फॉर्म क्या है? अभी रीड CSV. अभी मैंने आपको बुक में दिखा दी है. हमने कहा अभी df pd.read CSV और फाइल नेम जो हमारा फाइल नेम है, वेरिएबल में ना भी सेव करें, यू कैन राइट इट डायरेक्टली हियर कि भी hurt.csv, और उसका डाटा मैंने हेड किया. तो ये हमारे पास डाटा जो है वो hurt.csv का हमारे पास आ गया. तो एक्सेल फाइल से रीड करना होगा तो भाई रीड एक्सेल भी है हमारे पास, रीड CSV भी है. तो जैसे ही आपके पास फाइल हो उस तरह कर लें. अच्छा, यही काम जो है वो यूजिंग numpy लोड टेक्स्ट एंड जनरेट फ्रॉम टेक्स्ट, ये मैंने असाइनमेंट में भी दिया था आपको करने के लिए कि numpy में कैसे डाटा लोड करते हैं CSV फाइल से. तो numpy के अंदर हमने क्या किया, np का फंक्शन इस्तेमाल किया है. लोड टेक्स्ट, फाइल का नेम बता दिया, डेलीमीटर बता दिया है. डेलीमीटर क्या होता है कि इससे वैल्यूज क्या हो रही होती हैं, सेपरेट हो रही होती हैं. CSV के फॉर्म में कॉमा कॉमा लगा होता है, हम बताए थे कॉमा जो है वो सेपरेट, और इसके रॉ नंबर 1. तो अभी इसने क्या किया, जब इसने आपके डाटा उठाया है तो ये देखो, ये पांडास फ्रेम में डाटा किस तरह आ रहा था हमारे पास, और numpy की फॉर्म में न्यूमेरिकल मैट्रिक्स बन के जो है वो 2 डायमेंशन में हमारे पास शो हो रहा है. इसके अंदर हमारे पास ये जो हेडर्स थे वो शामिल नहीं हो रहे. अगर ये वाली काम मैं कर दूं लाइक दिस, अब ये वैल्यू एरर देगा. क्यों वैल्यू एरर देगा? क्योंकि वहां पर क्या है, स्ट्रिंग है हेडर्स उनके, और numpy जो है वो स्ट्रिंग को डील नहीं करता है. इसलिए हमने इसको यहाँ पर स्किप क्रॉस 1 जो है वो दे दिया है. एक रॉ जो है स्किप कर दें तो उसने पहली रॉ जो उसको नजर आई वो उसने स्किप कर दी. ठीक है, दूसरा हम यही काम कर सकते हैं np.generate from text. डेलीमीटर बता दिया, फाइल नेम बता दिया, ये सब पैरामीटर ना भी दें तो वहाँ डले हुए हैं, इनकोडिंग वगैरह बता दी. ठीक है, तो ये अब उसने जो है इसको जनरेट फ्रॉम टेक्स्ट से सारा डाटा को क्या कहें, लिस्ट बनाया, और एक एक रॉ को एक एक टपल की शक्ल में आपको दिया. फर्स्ट रॉ एक टपल है, सेकंड रॉ एक टपल है, एंड सो ऑन, दूसरा तीसरा, इस तरह ही पूरा डाटा सेट जो है वो उसने हमें दिखा दिया. ठीक है, अच्छा, और मैनुअल लोडिंग. अगर ये फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन जो है हमें बनाई दी है, ये फंक्शन नहीं होती, हमें डाटा खुद रीड कराना होता, तो हम क्या करते, तो हमें बहुत सारा जो है वो काम जो है वो करना पड़ता. वो काम क्या होता, ये मैंने शुरू की 10 स्लाइस कर दी है लिस्ट को ताकि डाटा नजर आए. हमें क्या करना पड़ता है, लोड, हम एक लोड फाइल का फंक्शन बनाओ, इसमें फाइल को ओपन करते, फाइल नेम जो हमारी है उसकी इनकोडिंग में जाते एज एफ, ये हमने एक टपल बनाया है. अब वहां से हम एक एक लाइन उठाते, इनमरेट कराते, उसको रीड करते, इसकी स्प्लिट लाइन यूज करके उसको तोड़ते.
कॉलम्स को वहाँ डालते जाते, रॉस को वहाँ डालते जाते, एक लेंथी प्रोसीजर होता, और हम डाटा फ्रेम रिटर्न करते, ये फाइल जो है यहाँ पर सेम उसी तरह से हमें लोड हो जाती। तो उन्होंने भी, मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जब रीड CSV किया है तो उसका कोड जो है वो यही लिखा होगा, हमें यहाँ फंक्शन प्रोवाइड कर दिया है खाली। ठीक है। पिकल्स जो है क्या, सम डेंजर यूजिंग पिकल्स एज इनकोडिंग चेंजेस, यूज एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लाइक HDF5 इंस्टीड इफ यू कैन। कि जो बड़े डाटा सेट्स होते हैं, बहुत बड़े डाटा सेट्स, उनमें ज़्यादातर हम इस्तेमाल कर लेते हैं ये HD5 जो है ना, वो भी एक्सटेंशन है जो यूज करते हैं। तो पिकल, रीड पिकल हर डॉट पिकल की फाइल जो है वो पिकल की फॉर्मेट में इसका डाटा होगा, जो हम देखेंगे अभी। आपको कहेगा हर डॉट पिकल, इसने वही डाटा उठा लिए पिकल फॉर्मेट का। तो मुख्तलिफ फॉर्मेट में अभी हमने सिर्फ क्या देख लिया कि हम डाटा जो है वो सिंपली लोड कैसे करते हैं। बुक से भी आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आपको कम लग रहा हो, वैसे बड़ा सिंपल है। रीड CSV आप फाइल नेम डालें और वो काम जो है वो हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है डाटा को इंस्पेक्ट कैसे किया जाए, यानी जो बेसिक इंस्पेक्शन होती है जो हम करते हैं कि यार डाटा है क्या, क्या चीज़ है, वही काम के इम्पोर्ट पांडाज एट pd.read CSV एस्ट्रोनॉट CSV का डाटा हमने उठाया। हमने कहा भाई जो है वो, अच्छा ये कह रहा है astronauts.csv फाइल जो है उसे नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि प्रैक्टिस रिसोर्स में यहाँ पर ये फाइल लोड नहीं हुई है। तो हम जाएंगे, इसको अपलोड करेंगे अपने डाटा के फोल्डर में से। दिस इज द फाइल astronaut.csv, हमने इसको रूट पे डाल दिया। अगर नहीं डालना चाहें तो मुझे पूरा पाथ डिफाइन करना पड़ेगा फाइल नेम के लिए। तो अब ये फाइल मिल जाएगी हमें। ठीक है, इसका मैंने हेड करके 2 फाइल निकाली। ये आ गया अभी एस्ट्रोनॉट का नाम, ईयर, ग्रुप, स्टेटस, बर्थ प्लेस, ये सारा डाटा जो है उसके 2 रॉज उठा लिए मैंने। ठीक है, अब ये 5 रिकॉर्ड्स जो है वो नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। शुरू की रॉ भी देख ली, लास्ट की रॉ भी देख लें, कोई क्या चल रहा है अभी। लास्ट की रॉ ये 356। सैंपल क्या करता है अभी, 3 रैंडम रॉस जो है वो आपको दिखा देता है। सैम्पलिंग करते हुए कोई सी भी 3 रॉ का डाटा ये हर दफा उठा के दिखा देगा आपको डिफरेंट, कि भाई ये जो है इस दफा दूसरी आ रही है, पहले दूसरी आ रही थी। सैम्पलिंग करता है, रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, एक फंक्शन जो है डाटा इन्फो। अब आपको पता ही नहीं है, इतना बड़ा डाटा सेट होता है हजारों रॉस का, हर जगह जाके हम जो है ना वो देख नहीं पाते। हर कॉलम में सैकड़ों कॉलम भी होते हैं। क्या मैं यही करता रहूँ कि एक एक कॉलम को देखता रहूँ कि उसकी डाटा टाइप क्या है, उसके अंदर क्या वैल्यू है? तो इन्फो जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जो आपको बता देता है बहुत सारी चीजें। ठीक है, ये क्या बता रहा है, डाटा कॉलम्स टोटल जो है वो कितने हैं, 19 कॉलम है। नेम के अंदर 357 वैल्यूज हैं नॉन नल ऑब्जेक्ट, यानी 357 वैल्यूज हैं नॉन नल है। इसमें ईयर के अंदर 330 नॉन नल है। इसका मतलब बाकी क्या होंगे, बाकी जो है वो नल हो रहे होंगे। ग्रुप में 330 है, 357। तो मैक्सिमम हमने देखा था यहाँ पर जब हमने लास्ट की रॉ उठाई थी, तो इट वाज रॉ नंबर 356। तो इसका मतलब 0 से शुरू करेंगे तो 357 रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर। वैसे मैं इसकी शेप निकाल के भी देख सकता हूँ कि भाई कितना जो है ना वो आपके पास df डॉट शेप करूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई कितने कॉलम्स और कितनी रॉस हैं। ठीक, 357 रॉस हैं और 19 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब ये 357 की 57 जो है वो वैल्यू बिल्कुल है, कोई भी नल नहीं है। इसके अंदर जो है कमोबेश 27 वैल्यूज जो है नल आ रही। ग्रुप में भी कुछ नल आ रही हैं, इसमें पूरी हैं। ये भी डाटा पूरा कॉलम फिल है, ये भी पूरा कॉलम फिल है, ये भी पूरा कॉलम फिल है। इसमें एक मिसिंग है, इसमें कुछ मिसिंग है, इसमें काफी ज्यादा मिसिंग है, इसमें तो बहुत ही ज्यादा मिसिंग है।
ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये चीजें जो है वो हमें नजर आ रही हैं। डेट डेट जो जिंदा होगा उसकी डेट होगी नहीं, डेथ मिशन, इस मिशन पे जो है ना हमारे फौत हुआ बंदा। तो अब इन्फो से जो है हमें काफी अपने डाटा के बारे में पता चल गया। क्या आइडिया इन्फो से मुझे पता चल रहा है, मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि डाटा मेरा काफी हद तक जो है वो कंप्लीट है, ठीक है, और थोड़े बहुत कॉलम्स ऐसे हैं जिसके अंदर नल वैल्यूज ज्यादा हैं। अच्छा, कुछ कॉलम ऐसे हैं जिसमें तो ज़ाहिर नल वैल्यूज होंगी, जिस तरह डेथ डेट, इसमें डेथ डेट होगी ही नहीं क्योंकि बंदा जिंदा होगा, तो डेथ डेट कैसे डालेंगे भी, ठीक है। तो डेथ मिशन, जब बंदा मरा ही नहीं है तो उसको डेथ मिशन क्या बताऊं, ठीक है। तो ये जनरली जो है कॉलम्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है। डिस्क्राइब, ये सारे स्टैट्स निकालता है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स की स्टैटिस्टिक्स निकालता है। ये काउंट बता रहा है, ईयर के कॉलम में कितनी वैल्यूज है, ग्रुप में कितनी वैल्यूज है, वही चीज यहाँ नजर आ रही है। ईयर के कॉलम में 330 नॉन नल वैल्यूज हैं, तो ये भी बता रहा है 330 वैल्यूज हैं। ग्रुप में 330 वैल्यूज, स्पेस फ्लाइट में इतना डाटा, स्पेस फ्लाइट आर्स इतना है, स्पेस वॉक्स इतना है। ईयर के कॉलम का मीन क्या है, पूरे ईयर के कॉलम का मीन निकाला। ईयर के कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है, मिनिमम कितना आ रहा है। 25% जो डाटा है उसका वो 78%, 50% डाटा जो है 87 और 75% जो है वो 96 वाले से, मैक्सिमम जो है वो 2009 वाले। इस तरह सबका यही स्टैटिस्टिक्स जो है उसने बेसिक डिस्क्राइब के फंक्शन ने दिखा दिया, या आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं यहाँ पर जो है ना मौजूद आ रही है। निकालना चाहे निकाल भी, चलिए इधर शेप लगाई भी है, ठीक है। कोरिलेशन, अभी हमने कोरिलेशन की बात की थी, ये भी पूरे डाटा फ्रेम का कोरिलेशन। तो ईयर के साथ कोरिलेटेड है, ठीक है ना, और ग्रुप के साथ ज़्यादा कोरिलेटेड होगा। तो हर कॉलम के दरमियान जो है वो कोरिलेशन जो है नजर आ रहा है। द नंबर ऑफ ईच अकरेंस फॉर ईच चीज। अब ईयर की वैल्यू काउंट्स, ईयर के अंदर जो जो वैल्यूज हैं, ठीक है, वो कितनी बार आ रही हैं। जैसे इसने कहा वैल्यू काउंट्स में 1996 जो है वो 35 बार अपीयर हुआ है, ठीक है। जिस तरह इसने यहाँ पर भी आपको कुछ करके बताया था। अच्छा, इधर ये 78 इतनी बार आया। हर वैल्यू को वो चेक करेगा कि ये कितनी बार जो है ना वो अपीयर हो रही है। ये हम किसी भी लगा सकते हैं। डीएफ का मैक्स निकालो, पूरे डीएफ का जो है ना मैक्स कैलकुलेट करो, वो हर कॉलम या हर रॉ का जो है मैक्स निकाले। ईयर के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 2009 है, ग्रुप के अंदर ये है, स्टेटस रिटायर्ड, बर्थ डेट, प्लेस ऑफ बर्थ, मेल, स्पेस फ्लाइट्स, हर कॉलम की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू जो है आपको दिखा। तो ये कुछ फंक्शन जो है वो हमने यहाँ पर यूज किए हैं। हेड, टेल, सैंपल, इन्फो, डिस्क्राइब, मिन, मैक्स, तो आप पहले भी यूज करते रहे। तो ये डाटा को हमने अभी एक जल्दी से जो है वो क्या किया है, इंस्पेक्ट किया है कि क्या है, ठीक है। अच्छा, डेटा सेविंग एंड सीरियलाइजिंग, ठीक है। अब अभी तक हम डाटा रीड कर रहे थे और बनी हुई CSV फाइल या एक्सेल फाइल जो है उसको हम रीड करके ला रहे थे। अब जो हम डाटा यहाँ जनरेट करेंगे अपनी नोटबुक में, उस डाटा को राइट कराएंगे ताकि वो डाटा हमारे पास परमानेंटली सेव हो जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है रैंडम डाटा जो है जनरेट किया, 1,00,000 रॉज और 4 कॉलम, कॉलम के नाम ABCD, ठीक है। ये और हमने इसको व्यू करने के लिए इसका हेड निकाल लिया, तो ये रैंडम डाटा जो है वो जनरेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या किया है, डाटा फ्रेम को फंक्शन इस्तेमाल किया है toCSV। फाइल का नाम क्या रखेंगे, save.csv। इंडेक्स शामिल नहीं करें,
फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फ्लोटिंग फॉर्मेट होना चाहिए और 0.4f यानी 4 डेसिमल्स में सेव करना है। इसमें ज्यादा आ रहे हैं, आप और कम करना चाहें आप और कम कर दें, 3 कर दें, ठीक है। जैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास रूट के ऊपर ये फाइल safe.csv जो है वो नजर आ जाएगी हमें कि ये बन गई होगी। दिस वन इज फाइल, मैं इसको खोल के देख कर सकता हूँ। ये पूरा डाटा देखो CSV फॉर्मेट में आ गया, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ये कॉलम्स हैं इसके, और ये 1 लाख का रिकॉर्ड जो है वो हमने चंद सेकंड के अंदर खड़ा कर दिया रैंडम डाटा, ठीक है। तो वेरी सिंपल। इस तरह पिकल फॉर्मेट में भी सेव कर दूं, save.pickle, ये पिकल फॉर्मेट में भी आपके पास फाइल आ गई। भाई सेव डॉट, क्या सेव डॉट ही लिखा था ना, df to save.pickle, ये आ गई save.pickle, ये आ गई, ठीक है। इसको हम व्यू नहीं कर पाते क्योंकि ये इनकोडेड फॉर्म में होती है, तो आप इसको देख नहीं पाएंगे, अभी रीड करा के हम देख सकते हैं। अच्छा जी, डाटा सेविंग, ठीक है। अच्छा, df to HDF फॉर्मेट में, HDF जो है ना वो हडूप फॉर्मेट होता है, किसी ने अगर नाम पढ़ा हो, बिग डाटा के अंदर इस्तेमाल होता है, हडूप एंड स्पार्क वगैरह, उसमें सेव कर सकते हैं। फीडर भी अलग से हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा .fth फॉर्मेट में सेव करने के लिए, इनसे कम वास्ता पड़ेगा, लेकिन एक नाम भी अगर आप कभी सुन लें, जरूरत पड़े तो ये चीजें मौजूद होती हैं, यहाँ भी ये हमें पता है, हम इसको हैंडल कर लेंगे, ठीक है। Now this is very easy test. It's only numeric data. If we add strings in the categorical data in the, this can slow down a lot. This is on mixed astronaut data from Kaggle. कि अब ये चूंकि हमारे पास सारा न्यूमेरिकल डाटा था, जल्दी जो है वो राइट हो गया, ठीक है। ये हमारे पास जो एस्ट्रोनॉट वाली फाइल है ये है, जिसको जो हमने अभी लोड भी की थी लोडिंग में, इस एस्ट्रोनॉट फाइल को जो है, अच्छा .2c, ये हमारा डाटा फ्रेम है एस्ट्रोनॉट वाला, इसमें लोड कर दिया हमने। अब इसको मैं df to csv सेव csv के नाम से ही सेव कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, ये डाटा चलाया मैंने df, और इसको मैंने किया df। जी बिलाल इकबाल, बिलाल बोलिए बेटा। चलो अब save.csv में आ जाता हूँ दोबारा। तो ये हमारे पास जो है वो पूरे जो स्ट्रिंग डाटा और सारा डाटा पर पूरा जो है उसने कॉमा सेपरेटेड जो है वो सेव कर दिया, ठीक है। पुरानी फाइल को ओवरराइट कर दिया। इसी तरह इसको रीड कराऊंगा तो ये रीड हो जाएगी। अभी आउटपुट इसलिए नहीं आएगा, मैंने यहाँ कॉलन लगाया हुआ था, ये हटा दूंगा तो पूरा फाइल का आउटपुट आ जाएगा बिला वजह, लगा दो। अब इसी को पिकल में सेव करा दूं, इसी को पिकल में रीड करा दूं, इसी को HDF में सेव करा दूं, इसी को फीडर में सेव करा दूं, फीडर में सेव करा के रीड करा दूं समथिंग। तो ये सारे अगर मैं कमांड चला दूं तो ये सारी किस्म की फाइल जो है हमारी डायरेक्टरी में क्रिएट हो जाएंगी। मैं इसको ls करता हूँ यहाँ पे %ls, तो मेरी डायरेक्ट जो भी रूट फोल्डर है पूरी फाइल हिस्ट्री उसकी आ जाएगी। ये सारी फाइल आ गई, CSV, HDF, पिकल, ठीक है। तो हम किसी भी फॉर्मेट में अपनी फाइल जो है उसको राइट भी करा सकते हैं। ओके हो गया। ये फीडर हमने इंस्टॉल नहीं किया इसलिए फीडर पे एरर आ रहा है, इसलिए फीडर की फाइल वहां नजर भी नहीं आ रही। अच्छा जी,
डाटा लोडिंग हो गया, सेविंग हो गया, डाटा एक्सट्रैक्टिंग हो गया। कुछ यहाँ पर जो है ना वो एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। फाइल रीड करने के लिए प्रैक्टिस के तौर पे इसका आंसर भी यहाँ दिया हुआ है, आप रीड कर लें उसको, ठीक है। ये डाटा फाइल्स जो है वो डाटा के फोल्डर में मौजूद है, तो आप उसको लोड करके अपने पास जो है वो कर लीजिएगा। यानी ये सारी फाइल्स जो हैं यहाँ डाटा में मौजूद होंगी, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। तो आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा लोड करने की और राइट कराने की, ठीक है। ये पुरानी फाइल पड़ी है क्रिएटिंग डाटा फ्रेम वाली, इसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा, तो हम कर ही चुके हैं अच्छी तरह से, आई गई होगी। अच्छा जी, ये हो गई बात, ये भी बात हो गई, ये भी बात हो गई, ये भी बात हो गई, ठीक है। हम वापस यहाँ पे आते हैं। तो डेटा लोडिंग, स्टोरेज और फाइल फॉर्मेट्स, ये मैंने किसी हद तक जो है वो आपको भी यहाँ से करा दिया है, लेकिन बुक में जो एग्जाम्पल्स हैं कोशिश करिएगा प्रैक्टिस और फॉर गेटिंग अदर टाइप ऑफ नॉलेज जो मैंने अभी नहीं कवर की है, उसके लिए जो है ना वो आप जरूर इसको पढ़ लें, क्योंकि इसमें आप डाटा टाइप करेंगे तो फिर आपको जो है वो काम करना पड़ेगा। कि मैं आपको डायरेक्ट ले जा रहा हूँ जेसन डाटा के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि भाई लोडिंग, स्टोरेज एंड फाइल फॉर्मेट notebooks are added in the practice resource folder, ठीक है। data is available in data folder, ठीक है। और यहाँ से हम शुरू करते हैं जेसन डाटा। किसी को मालूम है जेसन डाटा क्या होता है? हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी? व्हाट इज जेसन डाटा? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड होती हैं सर ये फाइल्स। जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड होती हैं। और अच्छा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के तौर पे जो है ना ये डाटा कहलाता है जेसन डाटा। ये जो बात की जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड होती है, तो ऐसा सिर्फ नहीं है। अब ये हर लैंग्वेज और हर डाटा जो है ना वो उसको टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज जो है इस फॉर्मेट को फॉलो करती है, और स्टैंडर्ड बनता जा रहा है कि अब जो डाटा गेट करते हैं ज़्यादातर लोग वो टेबुलर फॉर्म में नहीं बल्कि जेसन फॉर्म में आता है, और उस जेसन फॉर्म को फिर कन्वर्ट कर लेते हैं, हम पार्स कर लेते हैं अपने किसी न किसी फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या किया हमने, कहता है जेसन शॉर्ट फॉर्म है जावास्क्रिप्ट has become one of the standard formats for sending data by HTTP request between web browsers and other applications, ठीक है। It is a much more free form data format than a tabular text form like CSV. Here is an example. क्या किया हमने, एक स्ट्रिंग बनाया है जिसका नाम क्या रखा हमने, कि इसको पूरा ही लेता हूँ, वहाँ डाल देता हूँ पढ़ने के लिए, लाइक इसको हटाया, दिस इज ये आपके पास बताऊँ, ठीक है। एक स्ट्रिंग बनाया, लेकिन इस स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या किया है, डिक्शनरी बनाई। अगर आपको नजर आ रही हो डिक्शनरी, एक की है, उसके अगेंस्ट जो है वो उसकी वैल्यू है, फिर ये दूसरी की है,
इसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू है। मैं तरतीब इसलिए दे रहा हूँ कि आपको समझने में मुश्किल ना हो। एक और की, इसके अगेंस्ट इसकी वैल्यू, एक और की, ये भी चल ही रही है। लिस्ट है, उसके अंदर डिक्शनरी, ठीक है। ये इसकी फाइनल की और इसके अगेंस्ट जो है, अच्छा हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक की के अगेंस्ट जो है एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर भी फर्दर जो है वो डिक्शनरी है, ठीक है। तो ये इस वाली, सॉरी, ये एक की हो गई इसकी, ये दूसरी की हो गई इसकी, ये तीसरी की हो गई इसकी, और एक डिक्शनरी, फिर ये दूसरी, ठीक है। और ये इसको मैं कर, ये हमारे पास एक डिक्शनरी ये है, उसके अगेंस्ट ये इसकी की वैल्यू, ये इसकी की वैल्यू, फिर ये इसकी की वैल्यू, फिर ये इसकी अगेंस्ट एक लिस्ट है, ये वाली लिस्ट, इसके अंदर एक डिक्शनरी है, उसकी की वैल्यू, उसकी की वैल्यू, इसकी की वैल्यू, और ये डिक्शनरी यहाँ क्लोज हो गई। कॉमा डाल के एक और हमारे पास डिक्शनरी सी हो गई, इसकी की वैल्यू, उसकी की वैल्यू, ठीक है। सर ये पेट्स भी ending- इसमें इंक्लूडेड है सर ये पेट्स भी हाँ, इंक्लूडेड है इसमें, हाँ, अलग तो से की यही नहीं है मैं सर। मैं समझ गया वो, जो लिस्ट का क्लोजिंग नहीं आ रही थी ना, हम्म, तो ये हमने किया, वो मैंने इसीलिए अलग अलग कर रहा हूँ कि बाद में हमें मसले ना हो, ठीक है। ये हमारे पास, ये इसके पैट्स हो गए, ये इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, और ये इसकी वैल्यू सी, ये होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारा डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी समझ दी हमने, लेकिन इस डिक्शनरी को हमने ऑब्जेक्ट नोटेशन में आया तो हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एक ऑब्जेक्ट नाम रख दिया, ठीक है। इसको हमने एग्जीक्यूट किया, ये एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं अभी इस वक्त ऑब्जेक्ट देखूं क्या आ रहा है मेरे पास, OBJ, तो ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है। इसकी टाइप क्या होगी ऑब्जेक्ट की, अभी इस वक्त ये ऑब्जेक्ट क्या टाइप होगा भाई, स्ट्रिंग टाइप ही होगा, ठीक है, हमने स्ट्रिंग में उसको कोड किया। अच्छा जी, पाइथन में भी हमने जैसन पढ़ा था, डेटा लोडिंग और डंप्स करना, अगर आप लोग भूले नहीं, अभी यहाँ पर भी हम जो है, तो जैसन जो है is very nearly valid Python code with the exception of its null values, null, and some other nonsense such as disallowing trailing commas at the end of the list. The basic types are objects, dictionaries, arrays, strings, numbers, booleans, and nulls. ये सारी टाइप्स जो है वो जैसन के अंदर आपको मिलेंगी। All of the keys and object must be strings. डिक्शनरी फॉर्मेट से डिफरेंट थोड़ा सा यूं होता है कि इसकी हर की जो है वो स्ट्रिंग होना लाजमी है, यानी अगर आपने न्यूमेरिक भी बनाई है की तो उसको भी स्ट्रिंग देना पड़ेगा। तो ऑल कीज ऑब्जेक्ट मस्ट बी स्ट्रिंग। देयर आर सेवरल पाइथन लाइब्रेरीज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग जैसन डेटा। आई विल यूज जैसन। अब जैसन की जो है ना हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जैसन की लाइब्रेरी, और यहाँ पर आ जाते हैं, इंपोर्ट जैसन किया हमने, जैसन इंपोर्ट हो गया हमारे पास। क्या कर रहा हूँ मैं, जैसन की मदद से लोड कर रहा हूँ अपना ऑब्जेक्ट वाला डाटा, ठीक है। क्या किया जी, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसे जैसन से लोड कर लो रिजल्ट में, ठीक है, यानी इसको सम सॉर्ट ऑफ जैसन के अंदर जो है वो दे दिया जाए। अब देखो रिजल्ट कैसा हो गया, पहले स्ट्रिंग का रिजल्ट कैसा आ रहा था, अभी हमारे पास जस्ट लाइक जैसन जो है वो लोड। इसकी टाइप क्या होगी इस वक्त, ठीक है, लोड हमने कराया है, स्ट्रिंग ही आनी चाहिए,
डिक्शनरी टाइप बन गए, ठीक है, कन्वर्ट हो गया ये डिक्शनरी में। जो हमारा स्ट्रिंग था ऑटोमेटिकली उस स्ट्रिंग को हमने जेसन को दिया था, उसने उसकी स्ट्रिंगनेस को खत्म कर दिया, अब वो क्या बन गया, जस्ट लाइक अ डिक्शनरी। ठीक, तो अब JSON.dumps on the other hand converts Python objects back to JSON। अब मैं इस स्ट्रिंग को वापस किस में डाल देता हूँ, JSON के अंदर डंप करा देता हूँ, अपनी डिक्शनरी को JSON में डंप करा देता हूँ, ए JSON। अब एज JSON में क्या आ गया भाई, एज JSON में हमारे पास ये हमारे पास JSON फॉर्मेट में आ गया, ठीक है, डिक्शनरी से थोड़ा सा चेंज हो गया, लाइक दिस, प्योर डिक्शनरी आ रहा था, अब एक स्ट्रिंग बन के आ गया, जैसा स्ट्रिंग हमने ऊपर ऑब्जेक्ट में बना के दिया था स्ट्रिंग टाइप। इसकी अगर टाइप निकालूं तो JSON की जो है वो स्ट्रिंग ही आ रही होगी, ए JSON क्या है भाई, एस JSON, सॉरी JSON, ठीक है, कोट्स की वजह से, कोटेशंस की वजह से इसकी टाइप जो है वो क्या है, स्ट्रिंग है। अच्छा, ये तो बात पुरानी वाली हो गई, हमने पहले भी देखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ये कहा भाई कि हमारे पास देखो कोड को समझना कि pd.dataFrame रिजल्ट जो हमारा पास ये था डिक्शनरी, उसमें से सिबलिंग का कॉलम उठाओ, सिबलिंग के कॉलम में ये चीजें, और उसमें से क्या क्या की है, नेम है, एज है और पेट्स। हमने क्या कहा, नेम और एज उठा लो कॉलम्स, ठीक है। ये आपको याद होगा, कोई कॉलम जो वहां मौजूद हो यहाँ शामिल ना करें तो वो शामिल नहीं होता, और अगर कोई एक कॉलम बढ़ा दूं तो उसके अंदर वैल्यू सारी जो है वो NaN हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी जो है वो सिबलिंग जो है वो हमारे पास यूं आता है, ठीक है। अच्छा जी, अब सीन क्या है, हमने JSON लोड करा लिया, JSON में काम करके, और JSON डाटा से जो है हमने फ्रेम के अंदर जो है वो अपना डाटा भी कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। मैं इसमें से कोई और सा भी जो है वो उठा सकता हूँ, उसको कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ, सारी चीजें कर सकता हूँ। अच्छा, अब XML एंड HTML वेब स्क्रैपिंग किसी ने पढ़ी है कभी? यस सर, पढ़ी है या करी है? थोड़ी सी सर। देखी है। पढ़ी हुई है। अच्छा, ये जो इस क्लास की रिकॉर्डिंग के साथ जो है ना, मैं स्क्रैपिंग की जो है ना पूरी कंप्लीट स्क्रैपिंग का एक रिकॉर्डिंग जो है ना वो अलग से जो है वो लोड करूंगा, जिसके अंदर आप स्क्रैपिंग सीख भी जाएंगे, ठीक है ना, और अच्छी वाली स्क्रैपिंग। तो मैं अभी इस टॉपिक को यहाँ से जो है ना स्किप कर रहा हूँ, इसके साथ ही जब मैं अपलोड करूंगा ना ये वाली वीडियो तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। रीडिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल, pd.excel फाइल है, बिल्कुल उसी तरह काम करेगा। एक्सेल फाइल पूरी आ गई, उसमें जो कौन सी शीट रीड करनी है तो आप जो है वो रीड कर सकते हैं। इंटरेक्टिंग विद द वेब एपीआई, ये काम अभी करते हैं हम। एपीआई क्या होती है भाई? एपीआई एक वे है जिससे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, किसी डाटा मतलब होस्ट किया हो कहीं पे, मतलब दरमियान में एक कह लें ब्रिज गेटवे, हाँ। ब्रिज। और किसी को पता है एपीआई के बारे में?
एपीआई जो है एक स्टैंडर्ड होता है कि कोई भी रिगार्डलेस के कोई भी लैंग्वेज हो, आप प्लेटफॉर्म यानी कि डेटाबेस में से आप जो है वो ले सकते हैं बैक एंड पे वैल्यूज़ और इंसर्ट भी कर सकते हैं। सही। तो जी अच्छा, जो लोग सर नए डिफरेंट हैं, प्लेटफॉर्म्स जी जी जी, बोले बोले बोले। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट करने के लिए एपीआई यूज कर की जाती हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लिंकेज। अच्छा, जेन्युइनली जो है ना, हम इसको यूं कहते हैं कि भाई ये हमारे बैकएंड यानी सर्वर और हमारे क्लाइंट यानी हमारा सिस्टम, इन दोनों के दरमियान जो है ना ये कम्युनिकेशन गेटवे होता है। एपीआई के थ्रू हम जो है ना सर्वर्स को रिक्वेस्ट भेजते हैं। जैसे कभी किसी भी हम प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करते हैं, फेसबुक लॉगिन करते हैं, सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म को या किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट जो है ना हमारी लॉगिन की क्रीडेंशियल्स जो है वो एपीआई लेके जाती है फेसबुक के सर्वर पे। सर्वर उसको ऑथेंटिकेट करता है और हमें मुख्तलिफ पैकेट्स की शक्ल में जो है वो हमारा डाटा जो है हमारे होम पेज पे जो है वो हमारी वॉल के ऊपर जो है वो नजर आ जाता है। तो ये एपीआईज होती हैं जो इंटरेक्ट करवा रही थी। अच्छा, अभी बात लोग ये सिंपल सा मैंने कॉन्सेप्ट दिया। फिर एपीआई जो है वो किसी भी सर्वर पे बनी हुई हो, आपने उसका राउट जो है वो आपको एपीआई कोई बना के दे दे, तो आप वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू किसी भी जगह पर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चाहे उस एपीआई को मोबाइल पे इम्प्लीमेंट करें, वेब पे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, कहीं भी इम्प्लीमेंट कर दें, वो रिक्वेस्ट जाएगी और वो डाटा जो है वो आपके पास आएगा। असल चीज ये होती है कि आप उस डाटा जो आ रहा है वो जिस फॉर्मेट में आ रहा है उससे डाटा निकालें और उसको अपनी क्लाइंट साइड पे फ्रंट एंड के ऊपर जो है ना वो व्यू कराएं, या वॉट एवर जो भी ऑपरेशन कराना है, व्यू कराना है, कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो फुल फॉर्म इसकी जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होती है। अब हम डाटा में जो है ना एपीआई क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें बाज जगहों पर क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमें गूगल से डाटा चाहिए, ट्विटर से ट्वीट्स का डाटा चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज का डाटा चाहिए, तो वो डाटा जो है वो हमें कभी वैसे फ्री एपीआई के थ्रू भी मिल जाता है, कभी कभी हमें जो है वो परचेज भी करनी पड़ती है एपीआई, ठीक है। तो फ्री रिसोर्स भी होते हैं, तो वो हमें वहां पर डाटा नहीं मिलता, हमें सिर्फ एक एपीआई का लिंक मिल जाता है। वो एपीआई का लिंक जो है वो अपने पास जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं और वो उससे रिलेटेड जो भी सर्वर पे जितनी भी डेटा होता है वो आपके पास एपीआई के थ्रू जो है वो गेट हो जाता है। तो हम यहाँ पर कैसे देखते हैं, एक चीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी हमें, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। ये हमने रिक्वेस्ट जो है वो अपने पास इंपोर्ट कर ली। क्या किया, ये एपीआई का यूआरएल है, api.github.com। अच्छा, आमतौर पे गिटहब की एक एपीआई है, वो हम उसका यूआरएल हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये उन्होंने पब्लिकली इशू की होगी किसी एक इश्यूज, ये कह रहा है अभी गिटहब रेपोज है पांडा डेवलपमेंट, पांडास, उसके अंदर इश्यूज जो है ना, यहाँ पर इशू लोग सबमिट कराते हैं, इनको एरर आ रहे होते हैं, उसकी एपीआई क्या क्या एरर आ रहे हैं। आमतौर पे जो एपीआई होती है उसमें एपीआई का जो है ना वो आप प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि डेवलपर को पता हो कि ये एपीआई है, कोई पेज का यूआरएल नहीं है, सर्वर पे ले जाएगी। अच्छा, ये यूआरएल हमने क्या किया, रेस्पॉन्स के बाद सिंपली हम क्या बोल रहे हैं, अपने रिक्वेस्ट को बोल रहे हैं तुम रिक्वेस्ट करो, गेट करो, कहाँ गेट करो, इस यूआरएल पे लेकर आओ, ठीक है। तो जो भी कुछ यहाँ से रिटर्न आएगा वो क्या कहलाता है, रेस्पॉन्स कहलाता है। कि जो हम भेज रहे हैं यूआरएल ये हमारी रिक्वेस्ट है, और जो वहां से रिटर्न आएगा वो एक बारी में भी आ सकता है, मुख्तलिफ पैकेट्स की शक्ल में भी आ सकता है, डाटा पैकेट्स की शक्ल में, लेकिन हमें मिलेगा कहाँ पर, वो रेस्पॉन्स की शक्ल में। अब ये रेस्पॉन्स होगा कैसा, किस फॉर्म में होगा, ये अभी हम देखते हैं। अब ये चल गया, अच्छा ये एग्जीक्यूट हो गया, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब ये है कि हमारी एपीआई ने रेस्पॉन्स किया है। लेकिन अगर मैं यहाँ कोई गलती कर देता हूँ, मैं इसको ये कर देता हूँ, स्पेलिंग गलत कर दी, अब ये एपीआई एग्जिस्ट नहीं करती होगी, ये चलेगा तो हमें देखो क्या रिटर्न करता है,
जी, कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है, ये आ गया टाइम आउट एरर। तो उसको ये मिल ही नहीं रहा बेचारे को, वो काफी देर तक ढूंढता रहा कि सर्वर पे कहीं जाके, जहाँ भी ये सर्वर है, जहाँ ये होस्ट हुई हुई है, कहीं पर ये मिल जाए। कनेक्शन जो है वो क्या हो गया, सबनेट हो गया। क्या मैक्सिमम ट्राइस रीट्राइज लगा दिया उसने, लेकिन उसको नहीं मिला। फेल टू स्टैब्लिश कनेक्शन, इससे कनेक्शन बना ही नहीं। ओके, अच्छा दूसरी चीज, ये तो वो एरर था कि जो एपीआई का जो लिंक है हमने वो ही गलत डाला। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के रेस्पॉन्स आते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं इस रेस्पॉन्स को अगर प्रिंट कराऊं तो ये हमारे पास रेस्पॉन्स में क्या आ रहा है, रेस्पॉन्स 200। इसका मतलब ये होता है कि हमने जो रिक्वेस्ट भेजी है उसने रेस्पॉन्ड कर दिया। अगर ये 404 आता है तो यानी वो कहता है कि यार एपीआई फाउंड ही नहीं हो रही, जिस तरह भी हमारे पास पड़ गया था 400 404। एक लिस्ट ऑफ एरर्स होती है कॉमन एपीआई के केस में, वो आप जो है वो गूगल करके भी उसको देख सकते हैं क्या क्या रेस्पॉन्स, कौन से रेस्पॉन्स जो आ रहा है उसका मतलब क्या है। इस 200 का मतलब ये है कि एपीआई जिंदा है, उसने रेस्पॉन्ड कर दिया, आपने पुकारा है, उसने आवाज रिटर्न किया है। क्या रिटर्न किया अभी देखते हैं। ठीक है, रेस्पॉन्स 200 हो गया। अब जो रेस्पॉन्स आया है उसे हम क्या कर रहे हैं, डॉट जैसन यानी जैसन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट की शक्ल में आया रेस्पॉन्स, उसको हम क्या कर रहे हैं, अभी डॉट जैसन में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे पास ये डाटा की फॉर्म में ये आ गया। ठीक है, कैसा रेस्पॉन्स है ये हमारे पास इतना सारा जो है वो रेस्पॉन्स जो है वो आ गया है इस एपीआई के अगेंस्ट में। ठीक है, जितना भी उस एपीआई पे जो जो डाटा होगा वो सारा आ गया। अच्छा जी, चलो ठीक है। इस डाटा की टाइप क्या है जो आया हमारे पास, किस क्या आया भाई डाटा, मेरे ख्याल से लिस्ट की शक्ल में आया। ओहो, लिस्ट आई। ठीक है, एक लिस्ट है। दोबारा व्यू करते हैं हम डाटा को। डाटा को हम व्यू करते हैं। ये लिस्ट, ठीक है। अब इस लिस्ट के अंदर डिक्शनरी है, ठीक है, और डिक्शनरी के अंदर जो है की है, क्या नाम है उसका, यूआरएल। उस यूआरएल के अगेंस्ट जो है वो यूआरएल बता रहा है। इश्यूज नंबर 39086 शामिल किया हमने अपने यूआरएल में, इश्यूज तक दिया था। अब वहाँ जो इशू होंगे उनकी एक आईडी उसने बनाई होगी, इशू नंबर अलॉट किया होगा, यूनिक नंबर, वो आ गया कि ये यूआरएल है। रिपोजिटरी कौन सी, ये की बनी हुई है डेव पांडास की रिपोजिटरी। लेबल यूआरएल्स क्या है अभी, दिस। तो हर की के अगेंस्ट जो एक वैल्यू आ रही है। ये एक डिक्शनरी में एक की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। एक काम करता हूँ मैं इस लिस्ट का जीरो इंडेक्स गेट कर लेता हूँ ताकि मुझे पता जाएगा जीरो इंडेक्स में क्या है। ये अब सिर्फ जीरो इंडेक्स आ गया, यानी पहला लिस्ट का इंडेक्स आ गया, राइट। तो यूआरएल ये चल रही है, किसी की के अगेंस्ट डिक्शनरी है, किसी की के अगेंस्ट लिस्ट है। तो मुख्तलिफ चीजें जो है यहाँ पे नजर आ रही। ठीक है, इसमें से भी अगर मुझे कोई की उठानी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार क्या उठा लूं, अगर किसी के अगेंस्ट जो है स्टैक असाइनमेंट, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई HTML URL उठा लो, तो मैं क्या बोलूंगा भाई उसको
हाँ उस लिस्ट में से जाके इसका HTML URL गेट कर लिया। अभी हम इसको फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कोई सी भी की डाल के हम जीरो इंडेक्स की लिस्ट पे जाके उसके अंदर फिर डिक्शनरी की की डाल के हमने जो है वो एक्सेस करना शुरू कर दिया। ओके, लेबल URL कहीं पे टाइटल, लॉगिन, आईडी नोट, ठीक है। अच्छा जी, चलते हैं आगे। तो हमारे पास जो है वो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 0 पे से टाइटल उठा लिया। ओके, टाइटल आ गया। ओके, अब इश्यूज का डाटा फ्रेम बनाया, पीडी डॉट डाटा फ्रेम, डाटा कौन कौन से कॉलम उठाने, नंबर्स, टाइटल, लेबल्स और स्टेट, ठीक है। डाटा के अंदर से डाटा 0 और यहाँ पर गौर करिएगा क्या लिखा है, हम अपनी स्क्रीन पे ही देख करते हैं। अच्छा जी, क्या किया गया है, ठीक है। डाटा के कॉलम्स कौन कौन से उठा लो, नंबर, टाइटल, लेबल और स्टेट। देखो हो क्या रहा है, डाटा ये पूरा है, ये पूरा डाटा है, लेकिन हर डिक्शनरी के अंदर 0 पे ये कॉलम्स, डिक्शनरी के अंदर ये सब चीजें आ रही हैं, तो 1 के अंदर भी ये चीजें होंगी। जिस तरह हमने उसमें अपने माइक्रोसॉफ्ट गूगल वाले में जो है ना, जो हमने डाटा लोड किया था, देखा था कि हम जो कॉलम्स हैं वो AAPL के भी थे, वही कॉलम्स के भी थे वो, ठीक है ना। तो अब जो 0 इंडेक्स पे डिक्शनरी है उसकी भी कीज यही होंगी, जो 1 इंडेक्स पे होगी उसकी भी कीज यही होंगी, वैल्यू उसके अगेंस्ट क्या हो रही होंगी, चेंज हो रही होंगी। अच्छा, कितनी वैल्यूज है जरा ये तो चेक कर लूँ मैं, कैसे चेक करूंगा मैं, क्योंकि डाटा एक लिस्ट की शक्ल में आया है, तो मैं इसकी लेंथ मालूम कर लेता हूँ। मुझे पता चला कितने रेस्पॉन्स है, 30 रेस्पॉन्स है। इस लिस्ट के अंदर जो है वो 30 रेस्पॉन्स जो है वो है। तो अब हमने क्या किया, उन 30 रेस्पॉन्स में से हम क्या कह रहे हैं, हर एक का नंबर ले आओ, हर एक का टाइटल ले आओ, हर एक का लेबल ले आओ, हर एक की स्टेट ले आओ, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। इश्यूज अब हमने देखा तो उसने बता दिया, ठीक है। 29 0 से शुरू करें, 30 के नंबर्स, उनका टाइटल, उनका लेबल और उनका स्टेट, ये इश्यू ओपन है या इश्यू क्लोज हो गया है। अगर गिटहब पे इश्यूज आप देखते होंगे तो आपको अंदाजा है, ठीक है। तो कोई सवाल इसमें? जी वॉइस, नो सर, सर कोई हम इशू। ये सर समझ में आ हम रही ये बात? जो नहीं सर, बोल। एक्सक्यूज मी सर, ये जो अभी आपने हमें पूरा हमें बताया, ये हम अपने जो हमने URL गेट किया है उसके अंदर जो हाँ। इश्यूज हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए कर रहे हैं, या ये जो हमारे पास कमांड्स हैं जैसे आपने इश्यूज डॉट डेटा फ्रेम वगैरह, या उसको जेसन में या मतलब हम बेसिकली क्या URL को पूरा स्टडी कर रहे हैं सर? नहीं, ये हम जो भी URL को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि हम हमारा टॉपिक जो है ना बेसिकली क्या है, हमारा टॉपिक है इंटरेक्टिंग विद द वेब एपीआई इन डाटा फ्रेम, कि हम किसी वेब एपीआई से जब हमारे पास डाटा आएगा तो हम उस डाटा को कैसे अपने फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, ये सीख रहे हैं। उसमें क्या है, हम इश्यूज नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि हम उस डाटा को अपने फ्रेम पे कैसे लेकर आएंगे, फिर उसको एनालाइज कैसे करेंगे, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? नहीं सर, फिर से यार आप जैसे नहीं, देखें, अच्छा इसी को बताएं। हाँ सर, ये जो अभी आप लाइन दिखा रहे हैं इसको जरा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा टॉपिक जो है, हम पढ़ रहे हैं पांडास। जी पांडास सर, के अंदर हम डाटा गेट करना सीख रहे हैं। हमने बिल्कुल। डाटा से पहले अभी हमने सीखा कि हमारे पास CSV फॉर्म में कोई डाटा आ जाए, एक्सेल फॉर्म में आ जाए, किस में आ जाए, तो हम उसका क्या करेंगे, कैसे जी सर, लोड करेंगे ताकि हम उसके ऊपर अपनी पांडास की जो क्वेरीज हैं वो चला सकें, ठीक ठीक। है। अब मसला ये, अब मैं आपको कह रहा हूँ कि यार ये लो डाटा, मैंने आपको डाटा दिया, लेकिन आप डाटा मैंने आपको फाइल की शक्ल में नहीं दिया, मैंने एक लिंक दे दिया, अच्छा, ठीक है। सही तो सही यहाँ सही। पर ये लिंक मैंने आपको दे दिया, भाई ये लो डाटा यहाँ पर है। अब आप बोलोगे सर मैं इसका क्या करूँ, तो भाई API का लिंक है, आप जाओ
एपीआई से डाटा फैच करो, उसको प्रॉपरली पार्स करो और देखो उसके अंदर क्या आ रहा है। तो अब हमने वो काम शुरू किया। तो जब हमने ये सारा प्रोसेस किया, हम यहाँ पहुंचे, तो मैंने आपसे कहा था कि भी मैंने जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी, फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट यही थी कि भाई इश्यूज के नंबर, टाइटल और लेबल्स के ऊपर हमने इन 4 चीजों पे काम करना है। तो आपने 4 चीजें लोड कर ली। अब मैं इसमें से आपसे क्वेरी कर सकता हूँ भाई कि जो है ना कितने जो है ना इश्यूज हैं जो ओपन है और कितने जो है क्लोज हो चुके हैं इन सही। 30 इश्यूज अच्छा में से। अच्छा तो अच्छा अब आप सही। इसके कॉलम पे मतलब क्वेरी लगाएंगे। ओके ओके, मतलब यानी कि एक टाइप ऑफ डेटा है जो कि अब बेसिकली यूआरएल पे पड़ा हुआ है, एक वेब एपीआई पड़ा हुआ है, वहाँ से उठाओ और उसको जो है पांडास की लाइब्रेरीज या जो उसकी कमांड्स यूज़ करते हुए रीड कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। ठीक है। अब फर्दर हम क्या कर सकते हैं, अब फर्दर हम जो है ना इसके ऊपर अपनी क्वेरीज जो है वो चला सकते हैं। हमारे पास डाटा आ गया, जैसे पुराना डाटा हम यूज करते हैं, यहाँ तक हम फ्रेम के अंदर आ गए और फ्रेम की जो क्वेरीज हमने सीखी है हम चला सकते हैं। ठीक है, देखो तो ये काम किया हमने। ठीक है, अगला हमारा डेटाबेस से अगर हमारे पास डाटा आ जाए तो हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा इसकी मैं अभी एक काम करता हूँ, डेटाबेस में भी नहीं जाता हूँ, मुझे लग रहा है कि ज्यादा हो जाएगा। पहले आप ये सारा काम, मैं कुछ चीजें जो है वो दिखाता हूँ आपको, हमने क्या किया हुआ है, कुछ काम उसका पड़ा हो पुराना। अच्छा जी ठीक है, मैं आता हूँ अपने पास गिटहब github.com चलो। ये शारिक की तस्वीर लगा। अस्सलाम वालेकुम, लगता है सर चले जा चुके हैं, डिस्कनेक्ट हो गए। लाइट चली गई होगी भाई बहुत लोड शेडिंग चल रही है रात से, लाइट चली गई होगी उनकी तरफ। आई एम बैक। इंटरनेट स्लो डाउन हो गया था एकदम, इतना ज्यादा स्लो कि डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा एक मजे की बात आपको बताऊं, मैंने अभी अभी जो है मैनेजमेंट का मैसेज देखा और उन्होंने कहा अभी ड्यू टू लॉट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम ऑल क्लासेस आर पोस्टपोन्ड। सर सर मैंने भी बीच में क्लास ज्वाइन किए, लाइट नहीं थी मेरी भी। जी अटेंडेंस जो है ना हाफ से भी कम है आज।
अच्छा जी। अच्छा जी, एकदम इंटरनेट जो है वो बार बार थोड़ा सा तंग करने लगा है। वेल, हम आते हैं यहाँ पे। सब लोग साथ हैं? यस सर। यस सर, हम लोग ओके साथ। ओके। मैं कह रहा था अभी 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 मैंने मैनेजमेंट का मैसेज पढ़ा कि ऑल क्लासेस आर पोस्टपोन्ड। मैंने कहा वाह भाई वाह। सर मुझे लगा आपको पता है। नहीं यार, मैंने अभी पढ़ा उसको ना। चलो मतलब ठीक है। मैंने ग्रुप में भी शेयर किया, फिर मैंने कहा सर तो क्लास ले रहे हैं, तो फिर मैंने डिलीट कर दी वहां से पोस्ट में। चलो खैर है। जो पोस्टपोन्ड होने की वजह यार वो इलेक्ट्रिक इशू की वजह से, इलेक्ट्रिक इशू की वजह से। मैंने पढ़ा ही नहीं था यार, कोमल ने भी नहीं बताया हमको है। सर मुझे भी ये लगा कि आप मतलब पता है आपको। मैं इतना नेक आदमी भी नहीं हूँ कि पोस्टपोन्ड हो जाए मैं क्लास पढ़ा दूं। थोड़ा सा नेक हूँ, इतना भी नहीं हूँ। तो सर ये मैनेजमेंट से पूछे ना, उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया? नहीं, उन्होंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया। असल में मैंने जब मैं सुबह उठा हूँ तकरीबन 10:35 हो रहे थे, मैंने मोबाइल देखा, उस वक्त तक मैसेज नहीं आया था। बस मैं गया, फ्रेश हुआ, मैंने फटाफट जो है चाय उठाई, लैपटॉप तक रेडी किया और फटाफट मैं आके बैठ गया। जब बैठ गया तो फिर मैंने मोबाइल की तरफ देखा ही नहीं, कंटिन्यूस लगा हुआ आपके साथ। अब वो बीच में मैसेज आ गया। What a dedication, sir. What a dedication. चले यार, थैंक यू। अच्छा जी, हम कहाँ जा रहे हैं? रिपॉजिटरीज पर आ जाता हूँ। नेट भी एकदम से स्लो हो गया। लगता है सर नेट को भी पता चल गया कि मैनेजमेंट का मैसेज आ गया। सर अभी भी आप पढ़ा रहे हैं? मैनेजमेंट रोके ना रोके, इंटरनेट जरूर रोक देगा। सर मेरे ख्याल से थोड़ा वर्बली बना दे, मेरा नेट के ऊपर ना करें डिपेंड, थोड़ा सा वर्बली बता दें हम क्या कर रहे हैं। सर का फिर से जो है इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। मेरा ख्याल है मैनेजमेंट को जो है अपने टीचर्स हैं इनको फाइबर ऑप्टिक पे देना चाहिए कनेक्शन। वैसे एवरीवन, आप लोग ज़रा ये बताइए, कल रात से आप लोगों को लाइट कैसे तंग कर रही है? मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो 7 बजे से लेके रात से है ही नहीं लाइट यार हमारे पास तो। भाई मेरी तरफ तो मगरिब के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ है रात के कोई 2:30 बजे तक चला है यार। 2 से 2:30 हमारे पास 10 बजे गई है, 12 बजे गई थी और सुबह तकरीबन 10 आई है और फिर नहीं गई। ये सिर्फ शायद कराची में नहीं गई, पूरे मुल्क में गई थी। रात 12 बजे गई थी और सुबह आई थी शायद। अरे बहुत सोशल मीडिया ने तो एक और कर दिया था कि जी खुदा ना खास्ता जंग का खतरा हो गया, अब